नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। ठीक है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। अगर आप सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये जो आज चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, आप लोग जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। ठीक है, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है, एमए गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लॉ भी मैंने किया है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का, एसएससी, बैंक, एनडीए, एयरफोर्स, सीडीए, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं। इसके अलावा 6 ईयर एक्सपीरियंस है स्पेशली पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने का, और करंट अफेयर्स और जीएस के भी कई सब्जेक्ट्स में देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आइए थोड़ा अनअकैडमी के बारे में हम लोग बात कर लें। यहाँ पे आप लोग को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितनी बार भी आप चाहते हो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, लाइव टेस्ट कराए जाएंगे, क्विज कराई जाएंगी, ताकि आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन उसको और बेहतर बनाया जा सके। डेली लाइव क्लासेस आप लोग को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए टॉप लेवल के एजुकेटर से पढ़ने का आप लोग को मौका मिलेगा। ये हमारे टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं जिन्होंने माइलस्टोन स्थापित किया है अनअकैडमी के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखिए, ठीक है, कि कैसे रजिस्टर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, तो प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप आज ही आप लोग डाउनलोड कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को तुरंत डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर, और अपनी सारी परेशानियों को दूर करें बेटा। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा कोर्स लिया जाए, कितने मंथ का कोर्स लिया जाए, इसको विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। तो पहले ही मैं आप लोग क्लियर कर दूं, 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। शॉर्ट टर्म में प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, कम से कम 1 साल या 2 साल का आप लोग कोर्स लीजिए। फीस बिल्कुल मिनिमम है 7,000 और 8,400। ठीक है, तो 7,000 और 8,400 कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। इतनी फीस में आप 100% आपके अपने एग्जाम को क्लियर करोगे। ठीक है, और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि उदय 10 ये मेरा कोड है, ये रेफरल कोड, अगर इसको आप डालते हो तो इसको डालने के बाद आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा। वही कोर्स आपका 6300 का हो जाएगा 1 साल का, और 24 महीने का 2 साल का कोर्स जो है वो 7,560 का हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को एक कछुआ खरगोश की कहानी बताई थी कि कछुआ जो है धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन विजय उसी की हुई थी। तो 1 साल या 2 साल का टाइम है, लेकिन दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। पूरी तरह से यूटिलाइज करिए। अगर आप सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके तो पूरी तरह से यूटिलाइज करिए और सफलता को सुनिश्चित करिए। ठीक है, और इस डिस्काउंट को भी आप ले सकते हैं, तो आज ही आप लोग इस कोर्स को खरीदें। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का जो विषय है वो है प्रस्तावना से। ठीक है, प्रस्तावना। ओके, आप लोग बिल्कुल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉलिटी का चैप्टर है, प्रस्तावना। ठीक है, हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? प्रस्तावना की। ठीक है, प्रस्तावना जिसे हम लोग उद्देशिका या प्रियम्बल भी कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रियम्बल। क्या कहते हैं? प्रियम्बल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ने वाले क्या है इसमें। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का अर्थ क्या है, मतलब क्या है प्रस्तावना का। ठीक है, इसका महत्व क्या है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में क्या है। ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, ये 2 डेट हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या है सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, बहुत गंभीरता की इसमें जरूरत है। सरल शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आपको अपने देश के संविधान और उसकी प्रस्तावना को जानने का पूरा अधिकार है। जानिए और गौरवान्वित महसूस करिए। आइए आगे देखते हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ बताना चाहता हूं आप लोगों को, कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट है कि संविधान में प्रस्तावना कहां से ली गई। पहले आप लोग समझ लीजिए, ये अमेरिका से प्रभावित है। अमेरिका जो है विश्व में प्रथम लिखित संविधान, अमेरिका का है विश्व में प्रथम लिखित संविधान। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। तो जो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। इसकी जो भाषा है वो कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, भाषा किसको? भाषा को कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। लंबी दास्ता के बाद, अंग्रेजों से लंबी दास्ता के बाद ध्यान से देखा जाए तो एक लंबी 1600 से लगभग 1947 तक जो भारतीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, दास्ता का सामना करना पड़ा, उससे जब मुक्ति मिली 15 अगस्त 1947 को, तो जो भारतीय संविधान निर्माता थे जिन्होंने प्रस्तावना को रखा था, उनके मन में बस यही विचार था कि जनता जिसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है, जिसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है जनता, ठीक है, उसके हाथ में सब कुछ रहे। ठीक है,
वो सर्वोच्च रहे। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप मेन रूप से ये समझ लीजिए, रटने से पहले, समझने से पहले, कि जनता की सर्वोच्चता है। ठीक है, पहली लाइन देखिए, पहली लाइन क्या लिखी हुई है, हम भारत के लोग, यहीं से शुरू होती है, और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अंगीकृत अंग से लगा हुआ, मतलब समर्पण कर दिया लोगों ने। ठीक है, अंगीकृत कर लिया प्रस्तावना को। तो हम भारत के लोग का क्या मतलब है? हम भारत का लोग का मतलब है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो कहाँ है? राष्ट्रपति में बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री में बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में बिल्कुल नहीं। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे प्राधिकारी हैं, सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनमें सत्ता नहीं निहित है। प्रस्तावना में ये परिलक्षित होता है, ये दिखता है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो भारत की जनता में निहित है। ठीक है, तो साधारण व्यक्ति को भी ये हमारी प्रस्तावना एहसास कराती है कि आप साधारण नहीं हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जो जनता है, ठीक है, जो जनता है उसकी सर्वोच्चता की यहाँ पर बात की गई है, उसकी सर्वोच्चता की बात की गई है। उसको ये एहसास कराया गया है कि आप साधारण नहीं हैं। जनता, यानी जनता पर पूरी तरह से हमारा जो प्रियम्बल है ये डिपेंड है, मतलब जितनी भी चीजें बनाई गई हैं सब उसी पर बनाई गई हैं। तो आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये फील करें, जो प्रस्तावना है, जो संविधान है, पूरी तरह से और अंतिम रूप से जनता पर ही निहित है। ठीक है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग बात कर लें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे शुरू हुई और इसका वर्तमान स्वरूप क्या है। तो एक डेट है, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो इसी उद्देश्य से ही उद्देशिका बना है। कई बार प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देशिका। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी से उद्देशिका बना था, यानी इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था कि किस तरह से भारतीय संविधान होना चाहिए, इसकी प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए। राइट, और 22 जनवरी, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो ये चीजें हैं, कुछ डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछी गई हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वहीं से न्यू इस उद्देशिका की पड़ गई थी कि मतलब भारतीयों के लिए भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इस चीज का वहीं से न्यू पड़ गई थी। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। आइए प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना देखिए, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों पे गौर करिएगा। किसी पुस्तक का जब आप पहला पन्ना पलटते हैं, उसकी जिल्द पलटते हैं, तो पहले पन्ने पर लिखा होता है 2 शब्द या आमुख, इंग्लिश में कहते हैं फॉरवर्ड या प्रीफेस। राइट, तो उस पहले पन्ने को, उस 2 शब्द को पढ़कर ही आप ये जान जाते हैं कि पूरी पुस्तक में क्या है। ठीक है, तो जिस तरह से हर पुस्तक में पहला पन्ना 2 शब्द आमुख, प्रीफेस या फॉरवर्ड कहलाता है, ऐसे ही भारतीय संविधान में जो पहला पेज है वो प्रस्तावना कहलाता है। यानी प्रस्तावना को पढ़कर ही हम ये जान जाएंगे कि जो संविधान निर्माता थे वो कैसे संविधान का निर्माण चाहते थे, कैसे नियम कानूनों, कैसे दर्शन को वो चाहते थे कि आजादी के बाद भारत में रहे। ठीक है, जिस तरह से दास्तां झेलनी पड़ी, जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा भारतीयों को, वो दोबारा ना हो जिंदगी में, इसलिए उन्होंने उन सभी चीजों का समावेश किया था जिन चीजों के साथ भेदभाव आजादी के पहले हुआ था। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, एक तरह से भारतीय संविधान का ये दर्शन है। ठीक है, भारतीय संविधान का ये दर्शन है, उसकी संक्षिप्तिका है। कम शब्दों में उसने पूरे संविधान को डिफाइन कर दिया है। यानी अगर आपको प्रस्तावना कायदे से समझ में आ गई, एक एक अर्थ आपको कायदे समझ में आ गया, तो ये समझ लीजिए कि फिर आपको संविधान पूरी तरह से समझ में आ गया। तो कुछ चीजें हैं, आप लोग देख लीजिए इसमें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, संविधान की कुंजी कहा गया है, प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी कहा गया है। किसमें कहा गया है? बेरूबारी केस या रेफरेंस में। बेरूबारी केस या रेफरेंस में, इस बात का याद रखिए, कई बार ये पूछा जाता है। क्या है? संविधान की कुंजी है ये। ठीक है, ठीक है, इसी को क्या कहा गया है? इसी को आत्मा कहा गया है। संविधान की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। किसमें कहा गया है? किसमें कहा गया है? ध्यान से देखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान में ये केस, केशवानंद
भारती रेफरेंस या केस में, केशवानंद भारती में इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार ये पूछा जाता है कि आत्मा ये कहा किसने है, ठीक है, आत्मा कहा किसने। भाई केशवानंद भारती में ये कह दिया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है, आत्मा, लेकिन इसको कहा किसने था, इसको कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने। ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो रोचक बनाती हैं, इन चीजों को याद रखिए, ठीक है, तो बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं बता दूं इसी में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यह संविधान का परिचय पत्र है। क्या है, परिचय पत्र, परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है ये संविधान का, क्या है, परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। किसमें कहा गया था, किसने कहा था, तो जो ये परिचय पत्र है नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला, नानी पालकी वाला ने ये कहा गया है, में कहा गया है कि ये संविधान का परिचय पत्र है। इसी तरह से कहा गया था कि ये संविधान की जन्म कुंडली, बताइए कितनी बड़ी बात कही गई, जन्म कुंडली है। ये संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। किसमें कहा गया था, किसने कहा था, के एम मुंशी जी ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने कहा था कि ये जन्म कुंडली है। कई बार मैच द फॉलोइंग करने के लिए आ जाता है कि आप समावेश करें, सही चीजों का मिलाप करें, तो ये परिचय पत्र है नानी पालकी वाला, जन्म कुंडली है, परिचय पत्र नानी पालकी वाला, जन्म कुंडली के एम मुंशी, ठीक है, संविधान की आत्मा है केशवानंद भारती, ये संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, बेरूबारी बाद में कहा गया था, ये केसेस भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में जो एक एक शब्द है उसका मतलब देखते हैं। यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ शब्द हैं संविधान में, जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ठीक है, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और अखंडता हो गया। क्या हो गया, अखंडता हो गया, ठीक है। तो ये तीनों जोड़े गए थे, कब जोड़े गए थे, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीन शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। बहुत ये अपने आप में ये शब्द बहुत विशाल हैं, बहुत बड़े हैं, इनका एक बहुत गहन अर्थ है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का भी क्या मतलब होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आइए अब हम लोग इसकी स्टडी करते हैं कि क्या है, क्या एक बार पढ़ लेते हैं इसको। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब है कि जो सर्वोच्च सत्ता है वो जनता में निहित है, ठीक है। यहाँ पर जो शुरुआत हुई है, यानी यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि राजतंत्रात्मक नहीं, यहाँ किसी वंश या परंपरा के अकॉर्डिंग शासन नहीं चल रहा है, भारत के लोगों के हिसाब से शासन चल रहा है। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब प्रभु है, मतलब जो अपनी सीमा के अंदर, भारत जो है अपनी सीमा के अंदर पूरी तरह से प्रभु है, बाहरी किसी दबाव में वो नहीं है, वो किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है, किसी भी देश के साथ मैत्री संबंध बना सकता है, कोई भी बाहरी देश भारतीय सीमा के अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकता है, प्रभु संपन्न है, समाजवादी है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मतलब लोकतंत्र है यहाँ, यानी जो नीति निर्माता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको ऐसी शासन व्यवस्था है, वो ऐसी शासन व्यवस्था के भागी हैं जो जनता द्वारा चुनी गई गणराज्य है। इसका सबका अर्थ बनाऊंगा बनाने के लिए, तथा उनमें समस्त नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, सामाजिक रूप से, यानी ना कोई दलित है, ना कोई उच्च जाति है, ना कोई अगड़ा है, ना पिछड़ा है, मतलब सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, आर्थिक राजनीतिक उनमें न्याय मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि भारतीय सरकार आज कोई ऐसी स्कीम नहीं बना सकती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ना हो। अगर है, अगर उसमें न्याय नहीं है तो वो स्कीम पूरी तरह से रिजेक्ट हो जाएगी, उसको मान्यता नहीं मिलेगी। कोई भी आप भारत सरकार की स्कीम उठा के देख लीजिए, उसमें ये प्रयास किया गया है कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिले। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये मतलब 4-5 शब्द हैं, पूरा संविधान इस संविधान का निचोड़ है समझ लीजिए। प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा यानी कि आजादी के पहले व्यक्ति की गरिमा का
कोई महत्व नहीं था। जिस तरह से व्यक्ति की गरिमा को दबाया गया, संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा। गरिमा वर्ड यानी आज आप गौरवपूर्ण जीवन जी रहे हैं आजादी के बाद हमारे संविधान की वजह से। राष्ट्र की अखंडता, एकता और अखंडता देखिए शब्द जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद संविधान को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित कर लिया गया और आत्मार्पित किया गया। आत्मसमर्पित नहीं, आत्मार्पित कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से हमारा समर्पण है अपने संविधान के लिए जनता का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आइए अब देखते हैं शब्दों का अर्थ क्या है। जिस तरह से जो विशाल संविधान है उसकी जो ये सबसे विशाल प्रस्तावना है जिसके अंदर पूरा संविधान निहित है, आइए देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो देखिए कुछ ये जो प्रारंभिक 5 शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनका मतलब क्या है। ठीक है, आइए इसको हम लोग कायदे से पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, सुनते जाइएगा। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संप्रभुता संपन्न। ठीक है, राष्ट्र इस बात पर बल देता है कि भारत के बाहर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिस पर या देश किसी भी रूप से निर्भर है, वस्तुतः या पद बिना किसी बाह्य दबाव या प्रभाव के आत्मनिर्णय की शक्ति का द्योतक है। कहने का मतलब है कि कोई बाहरी दबाव से मुक्त कह सकते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं तो बाहरी दबाव से मुक्त, बाहरी दबाव से मुक्त। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पूरी तरह से क्या है, संप्रभु है। ठीक है, पूरी तरह से प्रभुता संपन्न है, यानी सर्वशक्तिशाली है। आंतरिक रूप से भारत क्या है, सर्वशक्तिशाली है। ठीक है, सर्वशक्तिशाली है, आंतरिक रूप से सर्वशक्तिशाली है। ठीक है, बाह्य रूप से स्वतंत्र है। 1947 में जब भारत ब्रिटिश जो सामग्री थी उनकी अधीनता से मुक्त हो गया और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार किसी भी अन्य सरकार के अधीन नहीं है। कहने का मतलब है 1947 के बाद से भारत किसी भी देश के अधीन नहीं है, अब वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपने निर्णय लेने में वो किसी के दबाव में नहीं है। समाजवादी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, समाजवादी जो ये वर्ड है कब जोड़ा गया था, 42वां संशोधन जो हुआ था 1976, 42वां संशोधन 1976 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समाजवादी वर्ड छोटा मोटा वर्ड नहीं है बेटा, समझिए आप लोग। समाजवादी जो वर्ड है, समाजवादी का मतलब है, इसका अभिप्राय है लोकतांत्रिक साधनों से समाज के समाजवादी स्वरूप की प्राप्ति, लोकतांत्रिक रूप से। ठीक है, तो समाज इसमें वर्ड जुड़ा है, नहीं समाज को इंपॉर्टेंस दी गई, लोकतांत्रिक रूप से समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 42वें संशोधन द्वारा यह सब जोड़ा गया। इसके बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष वर्ड देखिए इसका क्या मतलब है। पंथ निरपेक्ष क्या कहता है, आप लोग देखिए, कमेंट भी करते जाइए। ठीक है, कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य जो है या देश जो है, जो भारत है, एक धर्म विहीन है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पंथ निरपेक्ष है इसका मतलब ये नहीं है, ये मतलब नहीं है कि भारत धर्म विहीन है। ठीक है, धर्म विहीन है। ठीक है, या अधार्मिक है, या अधार्मिक है, ध्यान दीजिएगा, या अधार्मिक है, या धर्म विरोधी है, या धर्म विरोधी है। इसका मतलब ये कतई नहीं है। तो याद रखिएगा आप लोग कि पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब होता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि भारत धर्म विहीन है, अधार्मिक है या धर्म विरोधी है। ठीक है, इसका सीधा अभिप्राय है कि राज्य स्वयं में धार्मिक नहीं, अपने आप में धार्मिक नहीं है, ये सर्वधर्म समभाव, किसके भाव पर, देखिए ये सर्वधर्म समभाव के प्राचीनतम सिद्धांत का अनुसरण करता है। ठीक है, इसका मतलब है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, धर्म में कोई भी हस्तक्षेप भारत नहीं करेगा, ये सबका अपना आंतरिक मामला है। ठीक है, यानी कि सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पर समान रूप से स्थान दिया गया है। तो धर्म विहीन नहीं है, अधार्मिक नहीं है, धर्म विरोधी नहीं, यानी सभी धर्मों को समान भाव से देखा गया है, इसी को कहते हैं पंथ निरपेक्ष। इसके अलावा लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक जैसा आप जानते हैं, लोक जुड़ा हुआ, लोक मतलब जनता है,
तो यानी लोकतंत्र, तंत्र का मतलब शासन, यहाँ जनता का शासन। लोकतंत्रात्मक का मतलब ही होता है, पद का तात्पर्य है लोकतंत्रात्मक, ये जो पद है इसका तात्पर्य है केवल उन्हीं शासकों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित हैं। तो सरकार, ठीक है, लोगों द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा निर्वाचित, उन्हीं लोगों को सरकार चलाने का अधिकार है जो लोगों द्वारा निर्वाचित है। इसके अलावा गणराज्य, गण का मतलब भी जनता होता है, राज का मतलब शासन, ठीक है। तो गणराज्य यानी गणराज्य का मतलब है जो राज्य या देश का जो हेड होगा वो भी गणों यानी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसको भी चुनने में, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति को जनता सीधे नहीं चुनती है बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है उसको भी चुनने में हमारी जनता की भागीदारी है। तो गणराज्य का मतलब सीधा सीधा ये होता है जहां का हेड सर्वोच्च जो होता है, जहां का हेड या सर्वोच्च जनता द्वारा जनता की भागीदारी हो, जो वंश या परंपरा के अकॉर्डिंग ना चुना गया हो। जैसे इंग्लैंड है वो गणराज्य नहीं है, वहां पे वंश या परंपरा के हिसाब से लोगों को चुना जाता है। लेकिन भारत गणराज्य भी है, लोकतंत्रात्मक भी है। एक चीज का मैं यहाँ वर्णन करना चाहूंगा कि जो भारत जो है वो लोकतंत्रात्मक भी है, गणराज्य भी है, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड है डेमोक्रेटिक तो है लेकिन गणराज्य नहीं है। तो याद रखिएगा जो देश गणराज्य है लोकतंत्रात्मक होगा ये जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई देश लोकतंत्रात्मक है वो गणराज्य भी हो। तो देखिए यहाँ पे जो जनता है, जनता का शासन है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, हेड यहाँ का चुना जाता है, यहाँ कोई पद या वंश के हिसाब से शासन नहीं चलता है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, वहां वंश या परंपरा के हिसाब से शासन चलता है। तो भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य दोनों है, लेकिन इंग्लैंड लोकतंत्रात्मक तो है लेकिन गणराज्य बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसका देखिए कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे देखिए मैंने पीपीटी में भी आप लोगों को दे दिया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहा था। उसके बाद से भारत पूरी तरह से स्वतंत्र, किसी बाहरी दबाव में वो कार्य नहीं करेगा। समाजवादी लिखा हुआ है, समाजवादी वास्तव में समाजवादी समानता की बात करता है, मतलब भारत में रह रहे हर नागरिक को महसूस हो कि वो एक समान है। भारत ने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को अपनाया है, महात्मा गांधी और नेहरू के विचारों से प्रेरित है। तो मतलब कहने का यह है कि आजादी के बाद जो भारत है उसमें ये दिखाया गया है कि कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सर्वोच्च पद पर, ये समझ लीजिए सर्वोच्च पद पर जाने का अधिकार भारत के हर वर्ग को, हर व्यक्ति वहां चुनाव लड़ सकता है। तो ये एक तरह से समाजवादी व्यवस्था है। पद निरपेक्ष क्या है? पद निरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, जो भी धर्म होगा भारत की जनता का होगा, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं होगी। लोकतंत्रात्मक क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो इसे मैं बता चुका। गणराज्य अभी मैंने बताया, गणराज्य का तात्पर्य है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो संवैधानिक वास्तविक प्रमुख होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा सीधे राजा ना बने, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से ना चुना जाए। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें भारतीय संविधान को और महान बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं, जो भी आपने 5 शब्द ऊपर पढ़े ये हमारे संविधान के स्वरूप को बताते हैं। वहीं जो प्रस्तावना के अंतिम 5 शब्द हैं वो इसके उद्देश्य को बताते हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है कि भारतीय संविधान राज्य को प्रकृति में आधिकारिक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता था। मतलब कल्याणकारी, हमारे जो नीति नीति तत्व हैं वो क्या है? सामाजिक, आर्थिक, हर स्तर पर एक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। तो इस स्तर पर न्याय की बात की गई है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी भारत सरकार, जैसे मनरेगा है, अभी कोविड-19 कोरोना में इतना बड़ा जो राशि पीएमजी के द्वारा आवंटित की गई, एमयूएस वाला जानते ही हैं आप लोग, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक स्तर पर उसमें भेदभाव हो। तो किसी भी स्तर पर, यानी राजनीतिक स्तर पर भी आप देखिए, अगर मान लीजिए कोई योग्य व्यक्ति है, साधारण शब्दों में समझाता हूं, और वो योग्य है, मत देने योग्य है, 18 वर्ष से ऊपर का है, वोट दे सकता है और उसको रोका नहीं जा सकता, यानी राजनीतिक न्याय होगा आपके साथ। आर्थिक न्याय देखिए, आर्थिक स्तर पर आप कोई भी आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं अगर आप सभी चीजों को फॉलो करते हैं, कोई भी ऐसा इलीगल कार्य नहीं करते हैं। आर्थिक रूप से अगर आप भारत में कोई भी व्यवस्था में सम्मिलित होना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें आपको न्याय मिलेगा। सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। आप जानते हैं अस्पृश्यता का अंत किया गया है, बहुत बड़ी बात है भारतीय संविधान में। आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 17 में क्या किया गया? आर्टिकल 17
सामाजिक न्याय देख सकते हैं आप लोग। उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18, आर्टिकल 54 में आप 15 क्लॉज 4 में भी आप जानते हैं। तो याद रखिएगा ये सब सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके माध्यम से आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित किया गया है। ये देखिए रोजगार मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा स्वतंत्रता देखिए, स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब स्वतंत्रता एक मुक्त समाज की अनिवार्य विशेषता है। समझ लीजिए एक मुक्त समाज अगर आप चाहते हैं तो वहां स्वतंत्रता का होना जरूरी है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के बौद्धिक, मानसिक व आध्यात्मिक पक्षों के पूर्ण विकास में सहायता करता है। भाई अगर किसी को स्वतंत्रता ही नहीं दोगे, आजादी के पहले लोगों का ना मानसिक विकास हो पा रहा था ना बौद्धिक विकास हो पा रहा था, यानी इतनी स्वतंत्रता नहीं मिली थी कि लोग खुलकर अपने विचारों को प्रकट कर सकें, तुरंत जेल में बंद किया जाता था उन लोगों को। समता, समानता देखिए, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाता था, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि राष्ट्र की एकता का मतलब क्या है कि राष्ट्र की एकता संविधान की प्रस्तावना में ये बात पूरी तरह से फलीभूत हुई है कि राष्ट्र की एकता सर्वोच्च है। यानी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए इस टेरिटरी में, इस क्षेत्र में आप कहीं भी रह रहे हो, लेकिन राष्ट्र की एकता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें जी जान लड़ा देना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं। बंधुता, बंधुता का क्या मतलब होता है? भाई बंधुता का मतलब होता है कि जो लोग हैं, ये लास्ट वाला वर्ड देखिए, बंधुता, इसका मतलब होता है कि जो लोग हैं सभी प्रकार के लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होना, ठीक है। राज्य को पंथ निरपेक्ष बनाकर सभी वर्गों के लोगों के मौलिक अधिकारों व अन्य अधिकारों को सुनिश्चित कर उनके हितों का संरक्षण कर बंधुता का लक्ष्य प्राप्त करने की इच्छा की गई है, ठीक है। तो प्रस्तावना में बंधुता का मतलब है कि मतलब मौलिक अधिकारों के माध्यम से, निहित तत्वों के माध्यम से सभी लोगों में भाईचारे की भावना बराबर बनी रहे। तो ये सारी चीजें हैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, ठीक है। इसके माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनका क्या मतलब है, ठीक है, किस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% 1 या 2 नंबर का आपका 100% एग्जाम में आना ही आना है बेटा, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रस्तावना से और भी जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगा, आप लोग बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।